नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हीगल ने एक बार कहा था कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। अर्थात इतिहास से हमने यही सीखा है कि हमने कभी इतिहास से सबक नहीं लिया। इतिहास से सबक न लेने पर क्या होता है? कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। सेंट्रल एशिया में अमेरिका की चाल को रूस ने झटका दिया है। पुतिन ने तालिबान को मान्यता दे दी है। रूस पहला देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत भी बड़ा कदम उठा सकता है। रूस ने न केवल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी, बल्कि ये भी कहा कि वो ड्रग्स अब्यूज और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद करेगा। काबुल में तालिबानी मंत्री और रूसी राजदूत के बीच मीटिंग में आखिर हुआ क्या? 3 जुलाई को काबुल में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में तैनात रूसी एम्बेसडर दिमित्री जेनरोव मौजूद होते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि खुद दिमित्री जेनरोव ने मुत्ताकी से मीटिंग के लिए बुलाया था। पोस्ट में आगे कहा गया कि मीटिंग के दौरान रूस के एम्बेसडर ने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि रूस की सरकार इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने पर फैसला कर चुकी है। रूस की एजेंसी TAS ने तस्वीरें भी शेयर कर दी जिसमें मॉस्को में अफगानिस्तान एम्बेसी पर तालिबान का झंडा फहराया जा रहा है। मुत्तकी ने कहा कि यह फैसला पॉजिटिव रिलेशन, साझा सम्मान, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के दिशा में एक नया कदम है। इसमें बाकी देशों को भी सीख लेनी चाहिए। मुत्तकी ने इसे एक साहसिक कदम भी बताया। वहीं रूस की सरकार ने कहा कि यह फैसला दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। रूस ने चल दिया बड़ा गेम। अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ खेल रहा था, इसमें पाकिस्तान ने भी भरपूर साथ दिया, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद किसी भी देश ने इस्लामिक शासन को मान्यता नहीं दी थी। अब आखिर क्यों रूस ने कदम आगे बढ़ाए हैं और तालिबान को मान्यता देकर रूस कहां खेल करने की कोशिश कर रहा है? तालिबान का गठन CIA और ISI के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। तालिबान के गठन का मकसद ही सोवियत फौजों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए था, जिसमें धर्म का तड़का इस्लाम के मुजाहिद बनाकर लगाया गया, जबकि वो सोवियत आर्मी से लड़ रहे थे। एक पूरी पीढ़ी को रेडिकलाइज किया गया और सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मदरसों में होती थी। उसके लिए अमेरिका से पैसे आते थे। अमेरिका पाक ने कैसे मिलकर मुजाहिदों को खड़ा किया? यह 1977 की बात है। कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। शीत युद्ध की वजह से अमेरिका की दुश्मनी रूस के साथ अपने चरम पर थी। फिर अफगानिस्तान का भाग्य लिखने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका ने नया गठजोड़ बनाया। तीनों देशों को देवबंद और उसके पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टी जमाते उलेमाए इस्लाम में उम्मीद नजर आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के देवबंदी हक्कानी मदरसे और फिर देवबंद के कराची मदरसे में पढ़ने वाले मोहम्मद उमर को जिम्मेदारी देकर मुल्ला मोहम्मद उमर बनाया गया। किसी को खबर ही नहीं लगी कि कब मुल्ला उमर ने पहले 50 और फिर 15,000 छात्रों के मदरसे खोल लिए। इसके लिए पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब से खूब पैसे खर्चने शुरू किए। अमेरिका ने 1980 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बनाया, जिसके जरिए देवबंद के नफरती विचारों वाली शिक्षण सामग्री को छपवाकर देवबंदी मदरसों में बांटा जाने लगा। सोवियत से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी हो गई। 1989 में सोवियत की वापसी के साथ ही इस युद्ध का एक पन्ना खत्म हो गया। अमेरिका ने तालिबान अलकायदा को किया यूज एंड थ्रो। काम निकल जाने के बाद अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान को कट्टरपंथी बताना शुरू कर दिया। इसके बाद 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक होता है। 2001 में ओसामा बिन लादेन ने 9/11 हमले को अंजाम दिया था, जो सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक था, जिससे 2900 लोग मारे गए थे। उस वक्त जॉर्ज बुश ने 2 देशों को बर्बाद करने की कसम खाई थी। उसमें से एक इराक, जहां सद्दाम हुसैन को इल्जाम लगाते हुए तख्ता पलटकर फांसी पर लटका दिया गया। दूसरा देश अफगानिस्तान की सत्ता बदली गई। वाशिंगटन में तालिबान का पीछा करने का फैसला किया और जिससे केवल और अधिक अराजकता हुई। ओसामा बिन लादेन को मारने में कामयाब रहा अमेरिका। ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दिया, जिसकी एवज में पूरे अफगानिस्तान में बमबारी की गई। इसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का पूरा साथ दिया। युद्ध के दौरान 2300 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 75,000 अफगान सैनिक मारे गए, लेकिन अमेरिका फिर भी तालिबान को खत्म नहीं कर सका। बदल रहा दुनिया का समीकरण। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को इस तरह से इस्लाम पर यहूदियों के हमले के रूप में प्रस्तुत किया गया। ईरान को इस दौरान मौखिक रूप से ही सही, लेकिन अफगानिस्तान, रूस, चीन ने सपोर्ट किया। ये मिलकर एक यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं। उसी रणनीति के तहत तालिबान की सरकार को रूस ने मान्यता दी है। पहला बड़ा देश तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला बन गया है रूस का अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करने का ये बहुत बड़ा कदम है। धीरे धीरे अफगानी भी मान रहे हैं कि हमने सोवियत फौजों के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी, लेकिन पैसे और इस्लाम के नाम पर बहकाया गया हमें। वो लड़ाई इस्लाम की नहीं बल्कि अमेरिका की थी।
कोर्स करेक्शन या फिर रोल रिवर्सल कहें कि अब वही तालिबान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ रूस के लिए लड़ेंगे। अब हथियार और पैसे रूस चीन देगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, अफगानिस्तान मिलकर एक यूनिट बनाने वाले हैं। अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ये मिलकर लड़ेंगे। भारत की मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीलेटरल अलायंस वाली नीति। भारत की नीति ये रही है कि हम कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं होते। रूस हमारा दोस्त है तो इसराइल से भी हमारी घनिष्ठ संबंध है। हमारा दोस्त ईरान है तो अमेरिका भी हमारा साथी है। हम इन सभी चीज़ों में नहीं फंसते। भारत की अपनी नीति है। भारत की विदेश नीति की पहली लाइन ही मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीलेटरल अलायंस है, जहाँ जिनके साथ जैसे हित बनते हैं भारत उनके साथ वैसे ही रहता है। रूस और अमेरिका की लड़ाई में भारत का भला क्या काम है? वैसे भी पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई में कोई खुलकर हमारे पक्ष में नहीं आता, तो ऐसे में हमें क्या पड़ी दो देशों के वर्चस्व की लड़ाई में भागीदार बनने की। तो आज हमने आपको तालिबान सरकार को रूस के द्वारा मान्यता देने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।